अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों का डिपोर्टेशन लगातार जारी है। कल पंजाब के अमृतसर में एक और फ्लाइट पंजाबी और देश के बाकी नौजवानों को लेकर अमेरिका से यहाँ पहुँच रही है और इसको लेकर एक बार फिर राजनीति भी गर्मा गई है। कल इस पूरे मुद्दे को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि जब 5 फरवरी को पहला एयरक्राफ्ट अमृतसर की धरती पर उतरा था तो उसमें पंजाबी कम लेकिन हरियाणा और गुजरात के युवक ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट को पंजाब की धरती पर उतारा गया ताकि पंजाब का नाम कहीं ना कहीं बदनाम किया जा सके। लेकिन एक बार फिर 119 भारतीयों को लेकर दूसरा एयरक्राफ्ट कल अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा और उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस बार ये विमान भारतीय होगा और पहले की तरह भारतीय लोगों को बेड़ियों में बांधकर यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। एक सम्मानजनक तरीके से उनकी अमेरिका से वापसी हो रही है। कल जो 119 भारतीय अमृतसर पहुंचेंगे उसमें 60 से ज़्यादा पंजाबी युवक हैं और इसके अलावा हरियाणा के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के भी युवक जो हैं उनको अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के साथ विदेश मंत्रालय ने यह मुद्दा उठाया था और भारतीयों की सम्मानजनक वापसी की बात कही थी। 2 दिन के अमेरिका यात्रा से भले ही पीएम मोदी वहां से निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये बात भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी तब प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक रूप से ये मुद्दा भी उठाया था और ये बात कही गई है कि जो भारतीय वहां पर अनलीगल रूप से रह रहे हैं उनको ही भारत वापस स्वीकार करेगा। बाकी लोगों पर अमेरिका को विचार करना होगा। इस पूरे मामले पर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 104 भारतीयों का पहला विमान आने के बाद 5 फरवरी को वो विमान आया था, लेकिन अब दूसरा विमान जिसमें 119 भारतीय हैं उनको अभी डिपोर्ट किया जा रहा है और कल वो विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा और उसके बाद सभी लोगों का मेडिकल चेकअप कराने के बाद अलग अलग राज्यों को वो उन तमाम युवाओं को, उन तमाम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज़िला अध्यक्षों की सूची जारी करने वाली है। ज़िला अध्यक्ष की सूची तकरीबन तैयार हो चुकी है, पटल पर मौजूद है और केंद्र नेतृत्व ने भी उसको पास कर दिया है और इस वक्त संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के पास वो सूची मौजूद है। हो सकता है कि आज रात तक वो सूची जारी हो जाए या उमूमन कल जारी हो जाए। ज़िला अध्यक्षों की जो सूची है वो ख़ासतौर पर समाजवादी द्वारा 2024 के लोकसभा में PDF फार्मूले पर ही आधारित है। जिस जनपद में दलित संख्या ज़्यादा है वहाँ दलित ज़िला अध्यक्ष होगा। जिन जनपदों में स्वर्ण समाज की अत्यधिक आबादी है वहाँ स्वर्ण समाज का ही ज़िला अध्यक्ष होगा। तो इसी तरीके के समन्वय मिलाप करके जाति, बिरादरी और धर्म सबको मिलाप करके ही ज़िला अध्यक्ष की सूची भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण ऐसा बैठता है, उसी एतबार से चुनाव होता है। जातियों की यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वोट बैंक है और जातियों के हिसाब से ही वोटिंग को देखकर ही भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो टिकट देती है, क्योंकि यहाँ जातियों का बोलबाला है। जिस क्षेत्र में जो जाति उसी क्षेत्र में उस पार्टी का वो नेता। जाहिर सी बात इसी तरीके से जिला अध्यक्ष की सूची बनाई है। उमूमन ये भी हो सकता है जो जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त सूची में जिनके नाम हो वो 2027 में वो कुछ विधानसभाओं में दावेदारी भी कर सकते हैं विधानसभा टिकट के लिए। तो समन्वय मिलाप जाति समीकरण के एतबार से सूची बन रही है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सूची फ्लैश होने वाली है। आज रात में या कल तक उमूमन पूरी सूची जो है वो मीडिया के माध्यम से जनमानस में आ जाएगी। कैमरामैन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
हरियाणा में अब नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग जिलों में बैठकें शुरू हो चुकी हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट आने का अब इंतजार है। इसी कड़ी में आज अंबाला में भी निकाय चुनावों को तैयारियों को लेकर पटवारी ने एक बैठक ली और बैठक में ये आश्वासन दिया कि बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी होगी वो जल्द की जाएगी और उसके बाद सभी उम्मीदवार मैदान में होंगे। तो वहीं उनने पार्टियों का भी सवाल के जवाब देते हुए कहा कि सामने अभी कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे सके। इसी कड़ी में हरियाणा के अलग अलग जिलों में बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों की ओर से जो चुनावी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। हालांकि 17 तारीख जो है नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से उम्मीदवारों का नाम तक फाइनल नहीं कर पाई है। हालांकि अभी कुछ जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी दफ्तरों से निकलकर अपने नामांकन करने के लिए एसडीएम ऑफिस और नगर निगम कार्यालय पहुंचने लगे हैं, लेकिन चुनावों में अभी समय बाकी रहने की वजह से पार्टी ने अभी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों तक की लिस्ट जारी नहीं होने के कारण अभी चुनाव जो है गर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि पार्टी की ओर से लगातार बयान ये सामने आ रहे हैं कि जल्द ही पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का नाम जो है स्पष्ट कर देगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से मेयर की लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको जो है अपनी साइड से हटा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी की लिस्ट थी उसमें जो है हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसको वायरल करार देते हुए अब फिर से एक बार बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को आ चुके हैं और अब ये पता चल चुका है कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सत्ता काबिज होगी। और 8 फरवरी को दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और अब दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान अभी तक जारी है। यहाँ आपको बता दें कि अब दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली की जो नई सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे कि उनकी सरकार बनने के बाद 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, या और कई जो दिल्ली के लोगों को वादे किए थे, दरअसल वो जो वादे हैं वो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं करेगी। और इसका जो सारा का सारा इल्ज़ाम है, जो सारा ठीक रहा है, वो दिल्ली की तत्कालीन दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर जो है वो डाले जाएंगे। और उनका कहना है कि ये बोला जाएगा कि दिल्ली में जो वित्तीय संकट आया है वो आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल शासन किया है उसकी वजह से आया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने ये दावा किया है कि तकरीबन 10 साल से दिल्ली सरकार का जो बजट है वो हमेशा सरप्लस में ही रहा है। इसके साथ ही आतिशी ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पाई है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी को लेकर आतिशी ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह चल रहा है। मंत्री पद को लेकर, सीएम नाम को लेकर आपस में जो तमाम विधायक हैं उनके बीच में जो है वो कहासुनी चल रही है, माहौल अंदर ठीक नहीं है। हालांकि बांसुरी स्वराज ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में सब कुछ ठीक चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो ये डिसाइड करेगा कि आखिर कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और आखिर किसको कौन सा विभाग मिलेगा। ये सारा जो जिम्मा है वो शीर्ष नेतृत्व का है। और इसके साथ ही बांसुरी स्वराज ने ये ज़रूर कहा है कि मैं दिल्ली वासियों को आश्वासन देती हूं कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो समर्पित रूप से दिल्ली की सेवा करेगा और साथ ही ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ता होगा उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और दिल्ली एक कैसे देश की विकसित राजधानी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास करेगी और तमाम कार्य दिल्ली के हित में करती हुई दिखाई देगी। बहरहाल दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सियासी उठापटक लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत का मतगणना होना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतगणना को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में निर्वाचन विभाग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और वहीं जीत को लेकर के भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आश्वस्त नजर आए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को लेकर के भाजपा की जीत होगी और बढ़त होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कड़ी टक्कर भाजपा को देगी और अच्छी खासा वोट से जीतकर नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्षद आएंगे। वहीं लगातार जीत को लेकर के जो है कांग्रेस भाजपा पार्टी के में सियासी गलियारियों में चर्चा का विषय है और लगातार लोग अपनी अपनी जो है तैयारी में जीत का जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी कल 8 बजे से मतगणना होना है। मतगणना के बाद ही सही रिजल्ट पता चल पाएगा कि जीत का भाजपा पार्टी या कांग्रेस के पक्ष में जीत होती है या फिर अन्य निर्दलीय के पक्ष में जीत होती है। तो देखना यह होगा कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर दावा कर रहे हैं तो उसे साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस बार जीत जो है भाजपा पार्टी की होगी। लेकिन देखने वाली बात होगा कि कल मतगणना के बाद शाम तक रिजल्ट आने हैं तो जीत जो है किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी, JK 24/7 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है कि पिछले 14 दिनों से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज रंगारंग समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने समापन किया। अगला राष्ट्रीय खेल यानी 39वां राष्ट्रीय खेल अब मेघालय में होगा और उसकी मशाल गृहमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को सौंपा। इस आयोजन को लेकर के भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने खुशी व्यक्त की और बताया कि इस आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उत्तराखंड की मेज़बानी की जम करके प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड ने 10,000 से अधिक खिलाड़ियों का पिछले 14 दिनों में स्वागत सत्कार किया, वह निश्चित रूप से देवभूमि के चरित्र को और गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि कुछ चुनौतियां भी इस दौरान हम लोगों के सामने आई और आने वाले खेलों में उन चुनौतियों को बाहर कर दिया जाएगा, उन चुनौतियों से निपट लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस आयोजन को उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर बताया और कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इससे बड़ी प्रेरणा मिली है और उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा भी मिला है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 10,000 खिलाड़ियों के साथ 700 खिलाड़ी उत्तराखंड के भी भाग ले रहे थे और उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक गौरव प्रदान किया और 100 से अधिक पदकों को जीत करके उत्तराखंड को टॉप 10 में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और देवभूमि को अब खेल भूमि के रूप में भी सरकार विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय उत्तराखंड का है और निश्चित रूप से इस तरह के और भी कीर्तिमान उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के खिलाड़ी आगे बनाते रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया कि दोनों ही महान विभूतियों ने उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर के उत्साह दिखाया और स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित रह के उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का सदैव आभारी रहेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर RBI का बैन, लाखों खाते धारक परेशान। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बात करते हैं महाराष्ट्र में एक और बड़ा बैंकिंग संकट। मुंबई, ठाणे और पालघर में 26 ब्रांच और सूरत में 2 ब्रांच न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के
अब ठप हो गए हैं। आरबीआई के एक्शन के बाद खातेधारक अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी के 1 लाख तो किसी के 20 लाख फंसे हुई है। गुरुवार 13 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारी अनियमितताओं के चलते 6 महीने के लिए बैन लगा दिया है। अब ये बैंक न तो कोई लोन दे सकेगा, न ही डिपॉजिट ले सकेगा और न ही ग्राहक अपनी पूरी रकम निकाल सकेंगे। बैंक के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा है। लोग अपनी गाड़ी कमाई के लिए परेशान हैं। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख फंसे हैं तो किसी के हाउसिंग सोसाइटी के 50 लाख अटक गए हैं। अब आरबीआई के नियमों के मुताबिक खातेधारक सिर्फ 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। इस पर खातेधारकों की माने तो उनका कहना है कि हमने जिंदगी भर की कमाई बैंक में रखी थी, अब क्या करें। आरबीआई को खातेधारकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरबीआई ने ये कदम बैंक में जारी वित्तीय अनियमितताओं और ग्राहकों की रकम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम जनता की मेहनत की कमाई का क्या होगा। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे एक बड़ी खबर की कि उत्तराखंड के अंदर लगातार देखा जाता है कि चौराहे पर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं छोटे वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिस पर अब जिलाधिकारी यानी कि कहा जाए कि राजधानी देहरादून के जो जिलाधिकारी हैं सविन बंसल, वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए थे और 4 गाड़ियां कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उनको हरी झंडी दिखाई थी। और वो जो अभियान जिलाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो 4 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था वो गाड़ियां अब कहीं ना कहीं बच्चों को रेस्क्यू कर रही हैं और बाल आश्रम भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो भिक्षावृत्ति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार अपील भी जनता से की जा रही है जिलाधिकारी के द्वारा कि बच्चों को सड़क पर जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको भीख ना दें, उनको शिक्षा दें, यानी कि भिक्षा नहीं शिक्षा देने का काम करें। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो बच्चे भीख मांगते हैं वो या तो किसी दबाव में भीख मांगते हैं या फिर उनसे कोई भीख मंगवाता है, ऐसा कई बार देखने में मिला है। लेकिन अब जिलाधिकारी जिस तरीके से सख्त हुए हैं और लगातार ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर बाल गृह भेजा जा रहा है ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पर की जाए। और इसी के साथ देखिएगा कि जो बाल गृह है, बाल गृह में भी कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बाल गृह के द्वारा की जा रही हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। अयोध्या में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने कई रूटों पर डायवर्जन कर दिया है। हालांकि लगातार जिस तरह से 8 से 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए तमाम डायवर्जन कर यातायात को प्रभावित ना हो, इसको लेकर विशेष कार्य योजना बनाई गई है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि ADG जोन लखनऊ के तरफ से अयोध्या के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ चाहे वो रायबरेली हो, सुल्तानपुर हो, गोरखपुर हो, जो भी बड़े वाहन भारी वाहन आने वाले हैं लखनऊ के रास्तों पर, उनको डायवर्जन कर अयोध्या से बाहर से कहीं ना कहीं वैकल्पिक मार्ग होते हुए लखनऊ का रूट तय किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में प्रशासन ने ये बड़ा कदम लिया है ताकि श्रद्धालुओं को अयोध्या में कोई असुविधा ना हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारियों को विशेष कार्य योजना और निर्देश हुए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी उसको डायवर्जन कर कहीं ना कहीं सुगमता से यातायात को बनाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जिस तरह से रूट डायवर्जन कर श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए अयोध्या में विशेष इंतजाम हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि ताकि कोई भी असुविधा
अयोध्या में श्रद्धालुओं को ना हो। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, JK24/7 लखनऊ। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राबड़ी देवी के सगे भाई एवं बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ने के आरोपों ने पूरे बिहार की सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कल गुरुवार को सुभाष यादव ने मीडिया के समक्ष बातचीत के दौरान उन्होंने एक आरोप लगाया लालू प्रसाद पे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास में अपहरण कांड की डील होती थी एवं अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के साले एवं राबड़ी देवी के सगे भाई हैं सुभाष यादव, और उन्होंने गंभीर आरोप लालू प्रसाद पे लगाया है। और जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल था उस समय सुभाष यादव, लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। आपको बता दें कि सुभाष यादव गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के सभी अपराधियों को संरक्षण लालू प्रसाद देते थे और मुख्यमंत्री आवास में ही अपहरण कांड की डील की जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय उनकी बच्ची की शादी थी उस समय गाड़ी उठवाने का काम भी लालू प्रसाद के इशारे पर किया गया था और उन्होंने 2 नाम भी लिए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब इस आरोप से बैठे बिठाए एनडीए को एक मुद्दा मिल गया है जिस पे एनडीए के नेताओं ने कहा है कि सुभाष यादव को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को इसका जवाब देना चाहिए, ये जो बोला गया है, और सुभाष यादव को धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1 दशक से सुभाष यादव एवं लालू परिवार में 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है।